हेलो एवरीवन। क्लास 12th बायोलॉजी के सभी बच्चे, आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी कहते हैं। एंजियोस्पर्म वो वाले प्लांट आते हैं जिसमें फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके बारे में हम रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, जहाँ पर दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में, और वहाँ पर जहाँ पर गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, मेल गैमेट का फ्यूज़ होता है फीमेल गैमेट के साथ, तब वहाँ पर जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, और इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये सब कुछ हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ चुके थे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेनली कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। फ्लावर्स क्या है, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, वी विल टॉक अबाउट दिस, ओके। तो यहाँ पर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो आपको बात कंफर्म हो चुकी होगी कि फ्लावर्स में भी मेल एंड फीमेल जेंडर्स अवेलेबल है। यानी कि हम एक कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ेंगे जिसमें हम एक फ्लावर को मेल फ्लावर और दूसरे फ्लावर को फीमेल फ्लावर, या कुछ ऐसे फ्लावर जिसको हम मेल एंड फीमेल दोनों फ्लावर के नाम से जानेंगे। तो उसके लिए हमें एक छोटा सा इंट्रो पढ़ना है। तो इंट्रो सबसे लिखा है, प्लांट कैन रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। प्लांट्स जो होते हैं वो दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वी विल हियर लर्न अबाउट द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग बीइंग द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जैसे ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होती है वो आ जाता है, उसमें पूरा का पूरा ओवेरी जहाँ से एक सेल फॉर्म हो रही है। ऐसे ही मेल में आ जाते हैं टेस्टिस। इसी टाइप से दूसरे ऑर्गेनिज्म में अनदर कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो सकते हैं। ऐसे ही प्लांट्स में जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं वही मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं किसी भी प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट का, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के अलावा अगर हम ध्यान से देखें तो स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पर कितनी सारी वेराइटी दिख रही है। देखो येलो फ्लावर की, पिंक फ्लावर की, वाइट फ्लावर की, और भी पर्पल फ्लावर की बहुत सारी वेराइटी हमने देखी है, ठीक है। तो ये क्या है, कभी फ्लावर पर गौर किया हो तो कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर दिखती हैं। तो देखो हमें एक तो कलर्ड पार्ट दिखता है, कुछ उसके अंदर कुछ पार्ट होता है एक्चुअल में कभी कभी वो नहीं देख पाते हैं हम, ठीक है। जो ध्यान नहीं दिया होगा बच्चों तुमने, पर ध्यान दिया तो बहुत अच्छी बात। और एक स्टॉक होता है नीचे की तरफ, जो एक मतलब एक डंडी जिसको बोलते हैं, हिंदी में अगर बोले तो नॉर्मली डंडी होती है ना, जिसको स्टॉक कहते हैं। उसके पास में छोटी छोटी सी लीफलेट्स होती हैं, उनको क्या कहते हैं सब पढ़ेंगे आज। तो देखो ये है आपके फ्लावर्स का डायग्राम। फ्लावर का जो डायग्राम है उसमें ध्यान से देखो, ये है लॉन्गिट्यूडाइनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। एक फ्लावर को सीधा रखो और लॉन्गिट्यूडाइनल यानी कि लंबे फ्लावर को सीधा सीधा रख के काट दो। जब काटते हैं तो आपके पास कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, जिसमें कलर्ड पार्ट भी होगा। ये जो येलो कलर दिख रहे हैं, ग्रीन कलर दिख रहे हैं, ये अलग अलग पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके नाम की। पहले हम इनके नाम को पढ़ेंगे, उसके बाद इनके काम को पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर नाम ही पता नहीं चलेंगे बच्चा तो कैसे पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का पार्ट, जो जहाँ पर लिखा है STALK, स्टॉक। इस स्टॉक का क्या काम है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करना, उसको पकड़ के रखना, उसको होल्ड करके रखना। थैलेमस वाला पार्ट उसका भी सेम काम है, फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स को क्या करता है, होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। दूसरा सेपल दिख रहा है आपको, देखो सेपल ग्रीन कलर की छोटी छोटी लीव्स होती हैं सॉरी, यहाँ पे देखो फ्लावर के जस्ट नीचे की तरफ एक छोटी छोटी लीव्स होती। कभी भी आप इमेजिन करना, कभी भी आप किसी भी फ्लावर को देखना, उस फ्लावर के नीचे की तरफ हल्की हल्की छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, लीफ लाइफ स्ट्रक्चर होता है। तब हम उसको एक नाम देते हैं सेपल्स। क्या नाम देते हैं, सेपल्स। सेपल्स की स्पेलिंग याद कर लेना, SEPALS, सेपल्स, ठीक है। वो पत्तियाँ, वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कि फ्लावर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सेपल। अब बात आती है उन फ्लावर्स की, फ्लावर में उस पार्ट की जो कलर्ड है, जो आपको वाइट में, पिंक में, पर्पल में, गुलाबी में, जो गुलाबी होता है, आपने गुलाब देखा होगा ना, ठीक है, उसका कलर जो होता है वो भी एक कलर्ड पार्ट ही तो है। उसी कलर्ड पार्ट की बात करूँ, उस कलर्ड पार्ट को आपको क्या बोलना है, नाम बताने जा रहा हूँ बेटा मैं। आप उस पार्ट को बोलेंगे पेटल्स। क्या बोलेंगे, पेटल्स। यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पेलिंग अगर नहीं दिख रही है तो मैं बता देता हूँ, PETALS, पेटल्स। सेपल्स वो पार्ट जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, और पेटल्स वो पार्ट जो कलर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके अलावा भी हमें कुछ पार्ट्स दिखते हैं अगर हम उस फ्लावर को थोड़ा अच्छे से ध्यान से ऑब्जर्व करें तो, ठीक है।
अब देखो ऑब्जर्वेशन में जब देखते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ें और हैं जिनको हम मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। तो जो सेंटर में आपको दिख रहा है ब्लू कलर का स्ट्रक्चर, सेंटर में, बीच सेंटर में, ये जो है ना, इस सेंटर वाले पार्ट को बोलते हैं कार्पल या फिर पिस्टिल। हमारे पास दो तरीके से इसको बोलने का तरीका है, हम इसको कार्पेल बोलें या फिर पिस्टिल बोलें। तो अभी अपन गो थ्रू करेंगे पिस्टिल के साथ। आप इसको क्या नाम देंगे? पिस्टिल। कहीं पे कार्पल लिखा हो जाए तो कन्फ्यूज मत होना, पिस्टिल कहते हैं इसको। पिस्टिल में भी 3 पार्ट होते हैं, अपन आगे पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं, पिस्टिल वाला हो गया। अभी जो येलो कलर की बॉडीज़ दिख रही है जो ग्रीन कलर के फिलामेंट के ऊपर है, इनको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कौन सा है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है स्टेमन। ये लिखा हुआ है स्टेमन, ठीक है। स्टेमन उस पार्ट को कहते हैं जो येलो कलर पार्ट दिख रहा है, येलो कलर का फिलामेंट टाइप पूरा जो दिख रहा है, इसको पूरे को स्टेमन कहते हैं। और ये जो बीच सेंटर में मोटा सा जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं पिस्टिल। तो ये था हमारे फ्लावर का स्ट्रक्चर। चलो अब बढ़ते हैं, एक एक चीज़ को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टोक आया। स्टोक के बारे में बताया कि होल्ड द फ्लावर। थैलेमस आया, तो थैलेमस जो है मोटा सा ये वाला जो एरिया है उसको बोलते हैं स्वेलन अपर पोर्शन ऑफ स्टॉक। एक मोटा स्ट्रक्चर होता है। पेटल्स, कलर्ड पार्ट ऑफ अ फ्लावर विच अट्रैक्ट इंसेक्ट। इंसेक्ट को भी तो अट्रैक्ट करना जरूरी है पॉलिनेशन करने के लिए, अपन पढ़ेंगे आगे इंसेक्ट क्यों आया जरूरी है। सेपल्स, इंश्योर्स प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन बनाने के लिए सेपल्स की यूज़ पड़ती है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था। एंड स्टेमन, जिसको हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, जिसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, अपन पढ़ेंगे क्या होता है। अब इसके अंदर देखो, ह्यूमन बीइंग में अगर बात कर रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग में भी टेस्टिस हैं, तो वहाँ से क्या फॉर्म होता है? स्पर्म सेल, मतलब जो मेल जर्म सेल है वो फॉर्म होती है। तो ऐसे यहाँ पर भी मेल जर्म सेल्स फॉर्म होती है इन फॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के शेप में, ठीक है। पोलन ग्रेन के अंदर ही क्या होती है? मेल जर्म सेल्स होती है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। कार्पेल, जिसको हम पिस्टिल कहते हैं, वो क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो भी क्या करता है? फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है। कौन सी गैमेट होती है फीमेल गैमेट? ओवम एंड एग। यही नाम फेमस चल रहा है अभी, याद रख लेना इसको। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में और कौन सा है, कौन सा सेल चल रहा है? पोलन ग्रेन। हम उसको बोलेंगे फ्लावर के अंदर जब भी बात करेंगे कि मेल गैमेट क्या है, तो है एक्चुअल में मेल गैमेट क्या? स्पर्म सेल। पर हम बात करेंगे पोलन ग्रेन के बारे में। और अगर फीमेल की बात करें तो इन केस ऑफ फ्लावर वी विल टॉक अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल इज ओवम और एग। किसी भी टाइप से ले सकते हैं, ओवम बोलें या एग बोलें। अब बढ़ते हैं आगे। अ फ्लावर हैज़ 4 वॉल्ड अरेंज सक्सेसिवली। आप अगर ध्यान से देखें तो 4 आपको रोल दिखेंगे, ठीक है। 4 रोल्स क्या होता है? रोल्स मैं बताता हूँ आपको। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। चलो बताते हैं इसके बारे में भी आपको। सबसे पहले आपको एक ग्रीन कलर्ड पार्ट दिखेगा, आपको यहाँ पे वाइट बोर्ड पे बताता हूँ, ठीक है। देखो जो सबसे पहले आपको दिखेगा तो फ्लावर के अंदर एक सबसे ऊपर की सबसे नीचे से स्टार्ट होगा, एक कौन सा पार्ट दिखेगा? वो दिखेगा आपको ग्रीन कलर पार्ट। सबसे पहले आएगा ग्रीन कलर पार्ट, ऐसा, ठीक है। ये ग्रीन कलर पार्ट, ये कौन सा? लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम सेपल्स कहते थे, ठीक है। एंड देन जब उसके ऊपर देखें रोल, पहला रोल तो ये हो गया, देखो पहला रोल तो ये हो गया। इस रोल के यहाँ पर क्या आती है? जो कलर्ड पार्ट होता है वो, तो ये सेकेंड रोल हो गया, क्योंकि इसी के अंदर है एक रोल। यहाँ पे रोल क्या कह रहा हूँ मैं? जो वर्ल्स वहाँ पे लिखा हुआ है, उस वर्ल्स का मतलब है जो सबसे पहले गोल गोल क्या घुमा हुआ है, सबसे पहले नीचे से स्टार्ट होता है। सबसे पहला वर्ल्ड क्या है आपका? ग्रीन कलर्ड पार्ट, एंड देन कलर्ड पार्ट सेकेंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आता है आपका कौन सा फॉर्म? वो आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड देन आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इन चारों का एक एक नाम है, साइंटिफिक नेम के हिसाब से याद रख लेना इसको। सबसे पहला है कैलिक्स। जितने भी सेपल होते हैं, ग्रुप ऑफ सेपल, जितना भी कलर्ड पार्ट बताया था ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बेटा सेपल होते हैं, बताया था ना, बस वही ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। याद रखना, आउटर मोस्ट वर्ल्ड होता है, मेंबर्स आर टर्म्ड एज सेपल्स। इसके जितने भी मेंबर है सबको सेपल बोलते हैं। ग्रीन कलर का होता है प्रोटेक्ट द बर्ड विच लेटर बिकम अ फ्लावर। यही बाद में एक बर्ड को प्रोटेक्ट करता है और बाद में फ्लावर बन जाता है। कोरोला, कोरोला जो जिसके हम बात करें, जो पेटल्स जो हैं, जिसके हम बात करें पेटल्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला। तो सेकंड वर्ड क्या है? कोरोला, ठीक है, जो कि कैलिक्स से जस्ट बाद में आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ल्ड बिफोर कैलिक्स। बिफोर बोले बाद में बोले, क्योंकि अभी हमने कैलिक्स पढ़ा, तो कैलिक्स के बाद क्या आया? कोरोला।
एंड कोरोला के बाद क्या आएगा, नेक्स्ट कौन आएगा, एंड्रोएसियम। एंड्रोएसियम का मतलब होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ग्रुप ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड एंड्रोएसियम एंड ग्रुप ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड गाइनोएसियम। तो ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल है। स्टेमन जिसको हम बोलते हैं ना, स्टेमन, जिसमें मैंने आपको कलर्ड पार्ट बताया था, ये देखो येलो कलर्ड पार्ट बताया था स्टेमन, तो ये चारों के चारों मिल के हम एंड्रोएसियम बोलेंगे इनको। और ये जो बीच में सेंटर में दिख रहा है, अगर इसकी जैसी और भी बॉडीज यहाँ पे है तो सब गाइनोएसियम में आते हैं। चलो ये बात क्लियर हो गई, आपको ये नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए मैंने। अब पढ़ते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन अ फ्लावर। एक फ्लावर में क्या क्या फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हो सकते हैं। इवेंट दैट टेक्स प्लेस बिफोर फर्टिलाइजेशन आर टर्म्ड एज अ प्री फर्टिलाइजेशन। कितना इजी सिंपल सा बोला। फर्टिलाइजेशन से पहले की टर्म्स को प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की टर्म्स के बाद की जो भी टर्म्स आएंगे उनको बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में हमने क्या क्या पढ़ना है, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। फर्टिलाइजेशन से पहले कुछ तैयारी होती है ना, तो तैयारी नंबर 1 गैमेटोजेनेसिस एंड तैयारी नंबर 2 गैमेट ट्रांसफर। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस से हम क्या करेंगे, गैमेट की फॉर्मेशन करेंगे। गैमेटोजेनेसिस का मतलब ये होता है डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। यानी कि जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स है ना, उनका फॉर्मेशन होना, उनका बनना ही गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट गैमेट ट्रांसफ़र। अगर गैमेट बन चुके हैं तो गैमेट का ट्रांसफ़र होना भी तो ज़रूरी है। वो गैमेट अगर वहीं पड़ा रहा तो किस काम का, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा रिप्रोडक्शन करने के लिए, तो उसको बोलेंगे गैमेट ट्रांसफ़र। गैमेट ट्रांसफ़र में हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस में हम फॉर्मेशन ऑफ गैमेट पढ़ेंगे एंड गैमेट ट्रांसफ़र हमने पॉलिनेशन पढ़ना है। चलो बढ़ते हैं आगे। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम गैमेट की बात कर रहे हैं, गैमेट जेनेसिस बात कर रहे हैं, तो गैमेट कैसे बन रहे हैं वो बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये तो देख लें कि गैमेट बनते कहाँ हैं। तो हम बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टेमेन की। स्टेमेन जिसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टेमेन दो तरीके से, दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है फिलामेंट, एक होता है एंथर। इसके अलावा भी एक और कनेक्शन होता है जिसको बोलते हैं कनेक्टिव। ये हम पढ़ेंगे आगे जब हम इसके बारे में एक एक चीज़ें जानेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहला फिलामेंट है। फिलामेंट इज़ अ स्टॉक, क्या है, एक टाइप का स्टॉक है जो क्या करता है, एंथर को होल्ड करता है, एंथर को उस लोकेशन तक ले जाता है जहाँ स्टिग्मा है। क्योंकि होता क्या है, पोलन जो है वो यहाँ पे एंथर में बनते हैं, और एंथर में जब पोलन बन रहे हैं तो पोलन को स्टिग्मा तक जाना है, क्योंकि रिप्रोडक्शन तो स्टिग्मा से होते हुए जाएगा ओवेरी के पास करने के लिए। तो एंथर को स्टिग्मा के पास तक पहुंचाने के लिए कुछ एक रोड तो चाहिएगी ना, तो उस रोड का नाम है फिलामेंट। वो फिलामेंट उसको होल्ड करके रखता है ऊपर तक। एंथर क्या होता है, एक बाइलोब्ड होता है। देखो बेटा, जो जो नाम यहाँ पे आ रहे हैं उनको ध्यान समझना, सबका कोई ना कोई मतलब है। जैसे बाइलोब्ड मतलब होता है दो लोब, ठीक है। बाइलोब्ड का मतलब होता है दो लोब, या फिर डायथिकस स्ट्रक्चर एट द टिप ऑफ द फिलामेंट। लोब, बाइलोब मतलब इसके अंदर दो दो करके लोब्स होते हैं, ठीक है। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। लोब मतलब जगह, स्पेस होती है। ईच लोब हैज 2 पोलन सेक। हर एक लोब में आपको 2 पोलन सेक मिलेंगे, ठीक है। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, जैसे ये यहाँ नहीं समझा पाएंगे, पहले आप पूरा इसको रीड कर लें तो उसके बाद समझाने मज़ा आ जाएगा। नहीं तो मैं वाइट बोर्ड पर भी डायरेक्ट ले जा सकता था, पर तुम कन्फ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले अपन इसको रीड कर लेते हैं। देखो बाइलोब्ड याद रखना, बाइलोब्ड डाइथिकस। बाइलोब्ड और डाइथिकस बात एक ही है। बाइलोब्ड का मतलब दो लोब, और डाइथिकस यानी थीका। थीका एक टाइप का टिश्यू होता है, उसके बारे में बात करें। कितने कितने रोल होते हैं, कितने थीका होते हैं उसमें, तो 2 थीका, वही बाइलोब्ड वही थीका, ठीक है। बढ़ते हैं अपन आगे। दूसरा तीसरा इसमें क्या पढ़ा था अपन, दूसरा इसमें क्या पढ़ा था, ईच लोब हैज 2 पोलन सेक। 2 पोलन सेक मिलेंगे, जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोलते हैं। पोलन सेक को हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। अ टोटल ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन अ एंथर। अब मैं आपको पूरा का पूरा गणित बताता हूँ। क्या बाइलोब, क्या डाइथिकस, और क्या है 2 पोलन सेक, और क्या है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। चलो चलते हैं वाइट बोर्ड पे। ये तो पता नहीं कमल सर कौन सा फ्लावर बनाने जा रहे थे, अभी बढ़ते हैं अपन आगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टेमन की बात करते हैं। स्टेमन में 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहले ऊपर से जो दिखता है ये है फिलामेंट, फिलामेंट। और ये जो ऊपर वाला दिखता है, जो इतना मोटा दिखता है कैप्सूल जैसा, इसको बोलते हैं एंथर। ये एंथर ही है जिसके अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं एंथर की तरफ। तो एंथर को अगर थोड़ा जूम करके ध्यान से देखें
तो दो दो लोब तो इधर दिखते हैं, दो लोब उधर साइड से दिखते हैं, यानी कुछ ऊपर से देखने पे कुछ ऐसा लगेगा। ये एक लोब, ये दूसरा लोब, ये तीसरा लोब और ये चौथा लोब, 4 लोब होते टोटल। तो इन 4 लोब, 4 लोब, अभी बाई लोब बोला कमल सर आपने, बाई लोब इन द सेंस कि 2 लोब जो है साथ में रहते, 2 लोब इधर साथ में रहते, 2 लोब इधर, तो ये 2 लोब हो गए, एक लोब 2 लोब, और डाई थीका से 1 थीका 2 थीका 3 थीका 4 थीका, तो ऐसे डाई थीका से। अब देखो कितने सेक इसके अंदर, सेक देखो ध्यान से, देखो ये पूरा इमेज वापस बनाते हैं डबल से अपन, ये देखो बाई लोब बनाते हैं, ये बाई लोब यानी डाई थिकस बात एक ही है, डाई मतलब 2। अब देखो यहाँ पर जो थी वो क्या बोलते हैं, पोलन सेक वाली बात आई थी, पोलन सेक वाली बात आई थी, उसके बारे में समझते हैं पोलन सेक क्या है। तो पोलन सेक नंबर 1, पोलन सेक नंबर 2, पोलन सेक नंबर 3, पोलन सेक नंबर 4, तो 4 पोलन सेक है। और पोलन सेक को ही हम एक और नाम से जानते हैं, पोलन सेक का एक और नाम क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो पोलन सेक को एक और नाम से जानते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया यानी 4 पोलन सेक है, देख लो ध्यान से, इसी के अंदर पोलन बनते हैं। देखो ये लिखा हुआ है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आज प्रेजेंट इन एंथर, एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, बिल्कुल पढ़ लिया अपन ने अभी। ईच माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स, हर माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो स्पोर्स बनाएगा, विच लेटर डेवलप इनटू द पोलन ग्रेन, और वो जो स्पोर्स बनते हैं उन्हीं को हम पोलन ग्रेन कहते हैं, क्योंकि वो डेवलप हो जाते हैं। अब बात कर रहे हैं कनेक्टिव की। अब कनेक्टिव क्या होता है, तो कनेक्टिव कुछ नहीं होता है, पार्ट अटैच टू द बैक ऑफ एंथर, इस एंथर की किसी एक तरफ जो होता है, जैसे कुछ इस टाइप का शेप बना देता है ये, देखो ये है एंथर कुछ इस टाइप का है, तो ये एक पोलन सेक, ये दूसरा पोलन सेक, ये तीसरा, ये चौथा, तो इस लोकेशन पे कनेक्टिव रहता है, इस जगह होता है कनेक्टिव। कनेक्टिव क्या होता है, कनेक्टिव, कनेक्टिव नाम से समझ में आ रहा है कनेक्शन बिठाना, 2 लोब्स के बीच में कनेक्शन बिठाएगा ना, तो उसको बोलते हैं कनेक्टिव, 2 लोब्स के बीच में कनेक्शन बिठाने वाला। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। ये देखो इस डायग्राम को ध्यान से देख लो तुम, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और अच्छे से दिख जाएगा। एडिटिंग तो अपन हाथों हाथ ही कर देते हैं। ये अभी इसको बड़ा कर देते हैं। दिखा बेटा, एंथर भी दिखा, कनेक्टिव भी दिखा बीच सेंटर में, फिलामेंट भी दिखा, और 4 पोलन सेक भी दिख रहे हैं। क्लियर। अब इसको वापस छोटा कर देते हैं अपन, जैसा था वैसा कर देते हैं। अब देखो डिटेल्ड स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया को तो पढ़ना है डिटेल में, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजिया ही तो स्पोर्स बनाने का काम करता है। ठीक है, तो पोलन सेक और माइक्रोस्पोरेंजिया एक ही बात है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया में हम पढ़ेंगे 4 लेयर। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या करता है, 4 लेयर में बना होता है। ठीक है, पहली लेयर का नाम है एपिडर्मिस, दूसरी लेयर का नाम है एंडोथेसियम, तीसरी लेयर का नाम है मिडिल लेयर, और लास्ट जो है उसका नाम है टेप्टम। बाहर की जो 3 लेयर हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम और मिडिल लेयर, इन तीनों का काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, और जो टेप्टम है उसका काम है नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना। किसको, पोलन ग्रेन को। पोलन ग्रेन जब बनते हैं तो उसके लिए प्रोटेक्शन चाहिए, तो 3 लेयर का प्रोटेक्शन है, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम एंड मिडिल लेयर। और जो चौथे नंबर पे जो अंदर साइड टेप्टम है उसका काम है नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना। आप डायग्राम देख के और अच्छे से समझ सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एपिडर्मिस सबसे बाहर है, एंडोथेसियम उसके अंदर है, मिडिल लेयर उसके अंदर है, और टेप्टम बिल्कुल उस पोलन सेक के जस्ट बाहर साइड है। और कनेक्टिव भी दिख रहा है आपको। पर यहाँ पर एक टिश्यू का नाम है स्पोरेंजियस टिश्यू। एक्चुअल में स्पोरेंजियस टिश्यू क्या करता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पोरेंजियस टिश्यू इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया। स्पोरेंजियस देखो माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं, वही स्पोर्स बनाने काम करता है। पर कौन कन्वर्ट होता है, एक स्पोरेंजियस टिश्यू होता है वही कन्वर्ट होता है पोलन ग्रेन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। चलो माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे देखो, माइक्रो यानी छोटा सा। ठीक है, तो देखो यहाँ ध्यान से, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज टर्म्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस।
माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम। जो माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर क्या है बेटा, आप कंफ्यूज मत होना, सीधा सिंपल सा कह रहा हूँ। जो पोलन ग्रेन है ना, वही माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होके हम उसको एक नया नाम देते हैं कि भैया तुम्हारा नाम आज से पोलन ग्रेन हो गया है, क्योंकि तुम 18 साल से बड़े हो गए हो, अब तुम शादी करने लायक हो गए, अब तुम नौजवान हो गए हो। तो पोलन और माइक्रोस्पोरेंजिया में यही अंतर है कि जब वो रेडी हो जाता है पोलिनेशन करने के लिए कि चलो अब हम मैं जा सकता हूँ, अब मैं मैच्योर हो चुका हूँ, तब हम उसको पोलन ग्रेन कह देते हैं। और जब वो मैच्योर नहीं होता है, सिर्फ बना होता है, तब हम उसको माइक्रोस्पोरेंजिया कह देते हैं। इतना सा सीधा सा सिंपल सा काम है इसका। माइक्रोस्पोर्स कह देते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया की जगह उसका नाम माइक्रोस्पोर्स बोलो, ठीक है। क्या हो जाता है, माइक्रोस्पोर्स। पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर, बोथ द वर्ड्स आर सेम। ओके, दोनों वर्ड सेम नहीं है, दोनों वर्ड का मीनिंग सेम है। ओके, तो देखो यहाँ पे स्पोरेंजिनस जो सेल्स है वो डिफ्रेंशिएट करती है मियोसाइट्स में। सबसे पहले देखो ध्यान से, मैं यही कहा ना कि स्पोरेंजिनस टिश्यू थे वहाँ पर। टिश्यू इस कॉल क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल। तो बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है स्पोरेंजिनस टिश्यू। देखो ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, जो टेप्टम है जिसको कवर कर रहा है उसके अंदर देखो ध्यान से, स्पोरेंजिनस टिश्यू बोला है। यही आगे क्या होता है, डिवाइड होता रहता है और यही पोलन ग्रेन बन जाता है, यानी कि माइक्रोस्पोर्स बनता है। कैसे, क्योंकि इसके अंदर सेल का डिफ्रेंशिएशन होता है। उसका देखो नाम देखना ध्यान से, ये नाम का ही खेल है पूरा चैप्टर। स्पोरेंजिनस सेल्स जो होती है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है, मियोसाइट्स बन जाते हैं। मियोसाइट्स जो होते हैं वो मियोसिस की प्रोसेस करते हैं। ये 11th क्लास जो है, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा माइटोसिस एंड मियोसिस। मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन होता है, हैप्लॉइड सेल्स बनती है, 4 हैप्लॉइड सेल। तो मियोसाइट्स जो होती है मियोसिस की प्रोसेस करके 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बना देता है। और ये माइक्रोस्पोर बाद में क्या होता है, डेवलप होकर पोलन ग्रेन बन जाते हैं, ठीक है। और पोलन ग्रेन का काम क्या है, एक टाइप का मेल गेमेटोफाइट का काम है। वो डायरेक्ट अपना अब मेल गेमेट बन चुका है। और एक स्टेज इसमें कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जब 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं तो उस स्टेज का नाम क्या है। उस स्टेज का नाम है माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड यानी 4, माइक्रोस्पोर 4। 4 माइक्रोस्पोर जब बन गए तो हम उसका नाम दे देंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले वो मियोसाइट्स। ये मियोसाइट्स कैसे बना, ये स्पोरेंजिनियस सेल था, बाद में ये डिफ्रेंशिएट हुआ, मियोसाइट्स बना। वापस इसमें न्यूक्लियस 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 के बाद वो पूरे के पूरे 4 आपको माइक्रोस्पोर टेट्राड दिख रहे हैं, देखो 4। अभी बाद में डिफ्रेंशिएट हो गया, पोलन ग्रेन बन गए। देखो मैंने बोला था ना कि यहाँ पर जन्म लिया है और यहाँ पर वो मेच्योर हो गया है, समझ रहे हो, ये है काम यहाँ पे। तो ये रहा आपका पोलन ग्रेन जो आपको सादा सादा दिख रहा है। एक सबसे ऊपर लेयर है एक्साइन, एक लेयर है अंदर इंटाइन, और कहीं कहीं पे इसके पोर्स प्रेजेंट है। पोर्स यानी कि छोटी छोटी जगहें प्रेजेंट है इसके ऊपर, कौन सी, एक्साइन लेयर पर। काम देख लेते हैं। पोलन ग्रेन एक स्फेरिकल फॉर्म में होता है। तो एक्साइन का काम है हार्ड आउटर लेयर है, कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन नाम का अगर कहीं पे वर्ड आ जाए तो समझ लेना बहुत ज़्यादा अच्छी खतरनाक लेयर बनी रहती है भैया। मतलब बाहर का एटमॉस्फेयर इस पर ज़्यादा असर नहीं करता पोलन पे। पोलन ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव करता है इस अगर इस लेयर के अंदर पोलन है तो। इंटाइन बहुत छोटी पतली सी लेयर होती है और ये सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, ठीक है, इंटाइन लेयर। अब यहाँ पर जो है ये आपको पूरी प्रोसेस दे रखी है कि कैसे यहाँ पर पोलन ग्रेन बने। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको बता देता हूँ, लाइन वाइज पढ़ लेते हैं अपन। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखो। फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन बना कैसे, माइक्रोस्पोर इन्वॉल्व्स इन द फॉलोइंग चेंजेस। माइक्रोस्पोर्स कैसे इन्वॉल्व करते हैं, एक्सपेंशन ऑफ द माइक्रोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज वैक्यूल। सबसे पहले माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं, माइक्रोस्पोर से पोलन बनते कैसे, ध्यान वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। माइक्रोस्पोर तो बन चुके हैं, अब माइक्रोस्पोर से क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन। ध्यान से देखना बेटा क्या लिखा हुआ है, देखो ये यहाँ पे मैं बोला था ना, यहाँ पे कहाँ गया, ये है यहाँ पर, ये माइक्रोस्पोर जो है यहाँ से पोलन बनते हैं। तो कितना छोटा सा एरो दे रखा, बस इस एरो को समझा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या क्या हुआ। तो वापस चलते हैं अपन अपनी जगह पे। सबसे पहले क्या होगा, माइक्रोस्पोर बड़ा होगा, पहले उसके अंदर ताकत आएगी, पहले वो अपनी ग्रोथ करेगा, अपनी बॉडी को एक्सपेंड करेगा। तो एक्सपेंड करने के लिए उनकी बॉडी में वैक्यूल्स होते हैं जो बड़े हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं बड़े बड़े वैक्यूल। माइक्रोस्पोर्स न्यूक्लियस डिस्प्लेस्ड इन एन एनसेंट्रिक पोजिशन अगेंस्ट माइक्रोस्पोर वॉल। माइक्रोस्पोर्स की जो वॉल्स होती है बीच में, जो आपको वॉल्स दिखती है ना प्लस में, उससे दूर दूर होने लग जाती है न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस गिव अंडरगोज फर्स्ट पोलन माइटोसिस, सबसे पहले न्यूक्लियस अपने आप को माइटोसिस में कन्वर्ट करते हैं। अ लार्ज वेजिटेटिव सेल एंड अ स्मॉल जनरेटिव सेल, सबसे पहले जो न्यूक्लियस है, जो कि न्यूक्लियस जो है वो अपने आप को दो भागों में तोड़ता है। माइटोसिस की प्रोसेस करके दो भाग बनते हैं, बराबर नंबर ऑफ क्रोमोसोम आगे जाते हैं। तो यहाँ पर कितनी कितनी एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस आ गए? दो। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। न्यूक्लियस अंडरगो फर्स्ट पोलन माइटोसिस, न्यूक्लियस अंडर जा मतलब एक प्रोसेस करता है माइटोसिस की, तो न्यूक्लियस दो भागों में टूट जाता है। फिर अ लार्ज वेजिटेटिव सेल एंड अ स्मॉल जनरेटिव सेल आर फॉर्म, उन दो न्यूक्लियस से दो सेल बनती हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे दे रखा है कि नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं। ये एक न्यूक्लियस से कितने बन गए? दो न्यूक्लियस। अब दो न्यूक्लियस बन गए ना, तो ये आगे जाके दो सेल बन जाएगी। इन सेल का नाम रख देते हैं अपन। पहली सेल का नाम रख देंगे वेजिटेटिव और दूसरा का नाम रख देंगे जनरेटिव सेल। और जो भी वेजिटेटिव सेल रहेगी वो रहेगी बड़ी, उसके अंदर रहेगा फूड स्टोर्ड। ठीक है, और जो जनरेटिव सेल है वो आगे जनरेट करती है पोलन ग्रेन को। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। इन मैनी प्लांट्स पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड एट दिस टू सेल्ड स्टेज, हाउएवर इन सम अदर दे आर रिलीज्ड एट द थ्री सेल्ड स्टेज। कुछ प्लांट में टू सेल स्टेज पे ही आगे रिलीज हो जाते हैं पोलन ग्रेन, कुछ जो है थ्री सेल स्टेज आती है तब जाके रिलीज करते हैं अपने आप को। तो देखो, जनरेटिव सेल डिटेच्ड फ्रॉम पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन जो होती है वो क्या करती है, जनरेटिव सेल क्या करती है, डिटेच हो जाती है पोलन ग्रेन से, फ्रॉम पोलन ग्रेन से। अब जनरेटिव सेल इज इनगल्फ्ड बाय द वेजिटेटिव सेल। ध्यान से देखो, वेजिटेटिव सेल के पास बड़ी सेल थी और जनरेटिव सेल क्या एक छोटी सेल थी। तो छोटी वाली सेल वेजिटेटिव सेल के अंदर चली गई, एक सेल के अंदर ही एक और सेल चली गई। इसका मतलब इस प्रोसेस को, इस जगह पे हम इसको क्या बोलते हैं, सेल विद इन अ सेल स्ट्रक्चर। इसको मैं पूरा व्हाइट बोर्ड पे बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो, अभी सिर्फ नॉलेज लो। सेल विद इन अ सेल स्ट्रक्चर जब आता है तो जनरेटिव सेल अगेन अंडरगो माइटोसिस एंड टू स्पर्म सेल्स आर प्रोड्यूस फॉर्म्ड इनक्लोज विद इन अ वेजिटेटिव सेल साइटोप्लाज्म। अब इस प्रोसेस को मैं आपको बताता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। तो भैया जी यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले एक माइक्रोस्पोर है, उस माइक्रोस्पोर के अंदर एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले न्यूक्लियस क्या करेगा, अपने आप को माइटोसिस की प्रोसेस करते हुए डिवाइड करेगा। माइटोसिस की प्रोसेस यानी कि अपने न्यूक्लियस को डबल कर देगा, तो एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो जाएंगे। इसको बोलते हैं टू सेल्ड स्टेज, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों न्यूक्लियस हैं ये अपने आप को कुछ इस टाइप से अरेंज करेंगे सेल के अंदर कि एक तरफ ये न्यूक्लियस चला गया और बाकी तरफ ये रह गया। ठीक है, तो देखो एक छोटी सेल बनी, एक बड़ी सेल बनी। तो इस बड़ी सेल का नाम है वेजिटेटिव सेल और दूसरे का नाम है जनरेटिव सेल। ध्यान सुनना बेटा, बड़ी वाली सेल का नाम है वेजिटेटिव सेल एंड छोटी वाली सेल का नाम है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल जो है वो क्या करती है, आगे मेल स्पर्म को बनाएगी, और वेजिटेटिव सेल का काम क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना जनरेटिव सेल को। अब इस सेल के बाद क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है जनरेटिव सेल, ये जो जनरेटिव सेल दिख रहा है ये चला जाता है वेजिटेटिव सेल के अंदर। कहाँ चला जाता है, वेजिटेटिव सेल के अंदर। तो मान लेते हैं कि ये बड़ी वाली सेल मैं पहले बना देता हूँ, तो ये रहा हमारा एक न्यूक्लियस और ये बड़ी सेल। अब ये जो छोटी सेल साइड में थी ये पूरी की पूरी इस सेल के अंदर आ गई। ठीक है, यानी कि बड़ी सेल के अंदर एक छोटी सेल आ गई, यानी कि वेजिटेटिव सेल के अंदर जनरेटिव सेल चली गई, या फिर वेजिटेटिव सेल ने खा गया जनरेटिव सेल को, खा गया, वो इनगल्फ कर गया। उसमें एक वर्ड था इनगल्फ कर दिया उसने, अंदर ले लिया। अब इस स्टेज में ध्यान से सुनना, इस स्टेज को बोलते हैं सेल विद इन अ सेल, सेल विद इन सेल स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, हाँ। तो यहाँ पर क्या है, सेल विद इन अ सेल स्ट्रक्चर बन चुका है। एक ही सेल के अंदर दो सेल हो गई है, बड़ी सेल जो है वेजिटेटिव सेल है और उसके अंदर कौन सी सेल चली गई है, जनरेटिव सेल। अब बेटा इसके बाद सिर्फ एक ही चीज़ आपको याद रखना है। देखो वापस मैं रिपीट करता हूँ, माइक्रोस्पोर्स किस में कन्वर्ट हुआ, माइटोसिस प्रोसेस करके न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस बने, दोनों न्यूक्लियस अलग अलग हुए तो दो सेल का फॉर्मेशन हुआ, एक को वेजिटेटिव एंड एक को दूसरे को जनरेटिव बोलते हैं। एंड देन ये जो जनरेटिव सेल थी ये इनगल्फ हो गई
वेजिटेटिव में, यानी कि एक सेल के अंदर दूसरी सेल चली गई। अब जो दूसरी सेल जो है इस स्टेज में, जब पहली सेल के अंदर दूसरी सेल चली गई तो इसको बोलते हैं सेल विद इन अ सेल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? सेल विद इन अ सेल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर जो अंदर वाली सेल है जिसको हम जनरेटिव सेल कह रहे हैं, अब उसका क्या काम है देखो ध्यान से। ये एक सेल, इसके अंदर हो गई दूसरी सेल, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये न्यूक्लियस क्या होता है, आगे जाके माइटोसिस की प्रोसेस करके दो न्यूक्लियस बन जाता है। तो ये देखो, एक वेजिटेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल, और यहाँ बन गए दो माइटोसिस की प्रोसेस करके दो न्यूक्लियस। बाद में ये सेल डिवाइड हो जाता है, यानी कि वेजिटेटिव सेल के अंदर दो सेल बन जाती है जिसका नाम है मेल जर्म सेल। इनको बोलते हैं स्पर्म सेल। ये दोनों होती हैं स्पर्म सेल। दो स्पर्म सेल बनती है एक पोलन ग्रेन के अंदर, यानी कि एक वेजिटेटिव सेल के अंदर एक जनरेटिव सेल जो है वो आपको आगे जाके माइटोसिस की प्रोसेस करती है और दो स्पर्म सेल प्रोड्यूस करती है। ठीक है, दो स्पर्म सेल क्यों प्रोड्यूस करती है उसका भी मैं बाद में बताऊंगा, इसका भी यूज़ है। तो देखो मैंने क्या क्या बताया। सबसे पहले क्या हुआ, माइक्रोस्पोर एक्सपेंस हुआ, मतलब बड़ा हुआ। फिर हुआ लार्ज वैक्यूल इसके अंदर फॉर्म। उसके बाद क्या हुआ, न्यूक्लियस जो था वो न्यूक्लियस किसके न्यूक्लियस वो थे, जो भी फर्स्ट पोलन माइटोसिस जो हुआ उसके अंदर न्यूक्लियस क्या हुआ, डबल हो गए। डबल कैसे हुए, जब डबल हुए तो एक बन गया वेजिटेटिव सेल और दूसरा हुआ जनरेटिव सेल। इसको हम बोलते हैं 2 सेल स्टेज, क्योंकि 2 सेल बन गई। अब इस 2 सेल स्टेज के बाद क्या होता है, कुछ प्लांट्स में 2 सेल स्टेज पे ही पोलन ग्रेन बन जाता है और आगे रिलीज हो जाता है, और कुछ में 3 सेल स्टेज बनती है। अब देखो 2 सेल स्टेज के बाद आगे बढ़ते हैं अपन। जनरेटिव सेल जो है वो क्या हो जाती है, डिटेच हो जाती है, और जनरेटिव सेल इनगल्फ कर देती है वेजिटेटिव सेल को, मतलब अपने अंदर ले लेती है। फिर क्या होता है, सेल विद इन अ सेल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। जनरेटिव सेल क्या करती है, अगेन माइटोसिस की प्रोसेस करके जनरेटिव सेल जो कि वेजिटेटिव सेल के अंदर है वो माइटोसिस प्रोसेस करके दो स्पर्म सेल बनाती है, लिखा हुआ 2 स्पर्म सेल आर फॉर्म्ड इनक्लोज्ड विद इन अ वेजिटेटिव सेल। ये किसके अंदर है, वेजिटेटिव सेल के अंदर है। यहाँ पर वेजिटेटिव सेल के अंदर ये दोनों स्पर्म सेल घूमते रहते हैं, और वेजिटेटिव सेल का काम है इन स्पर्म्स को जिंदा रखना, इनको न्यूट्रिशन देना, इनको पावर देना, सब कुछ। अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेजिटेटिव जनरेटिव सेल का। वेजिटेटिव सेल का काम है, ये क्या होती है, जैसे बिगर होती है साइज में, और ये क्या काम करते हैं, जनरेटिव सेल्स इज स्मॉलेस्ट, जनरेटिव सेल स्मॉलर होती है। वेजिटेटिव सेल, यहाँ पर वेजिटेटिव सेल हैज़ इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस। द जनरेटिव सेल इज अ स्पिंडल शेप्ड विद द डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सबसे ज़्यादा मतलब देखा जाए तो इरेगुलर शेप जो है वो वेजिटेटिव सेल का होता है, पर जनरेटिव सेल की बात करें तो ये स्पंडल शेप में होते हैं। स्पिंडल शेप मतलब रोड टाइप स्ट्रक्चर होता है इनका। इसके अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, एक न्यूक्लियस होता है। वेजिटेटिव सेल इज ऑल्सो टर्म एज अ ट्यूब सेल एज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब सेल, इसको ट्यूब सेल भी कहते हैं वेजिटेटिव सेल को। क्यों बोलते हैं वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल, क्योंकि ये सेल जब स्टिग्मा पर जाती है तो स्टिग्मा से लगा के जब ओवेरी तक जाती है, इसके बीच में वो पूरी की पूरी एक ट्यूब बना के जाती है, इसलिए इसका नाम ट्यूब सेल भी कह देते हैं, क्योंकि ये स्पर्म सेल को उस जगह तक पहुंचाने का काम करती है जिस जगह तक स्पर्म सेल जाके फर्टिलाइजेशन करेगा। वो भी हम बताएंगे कि पोलन ट्यूब क्या है। ये क्वेश्चन याद रखना बेटा, पोलन ट्यूब कहाँ होती है ये सब बताऊंगा मैं, पर इसको याद रखना जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे पिस्टिल वाला जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊँगा। अभी देखो जनरेटिव सेल जो है वो क्या करती है, फ्लोट करती है साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती है। तो देखो कुछ इस टाइप से। सबसे पहले ये देखो एक सेल, यहाँ से 2 सेल बनी, पहली सेल ने इनगल्फ किया। देखो ये देखो इधर है, एक सेकंड, ये छोटा वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ये जनरेटिव सेल है, और बड़ा स्ट्रक्चर क्या है, वेजिटेटिव सेल है। फिर ये जनरेटिव सेल इसमें इनगल्फ हो जाएगी। तो आगे की प्रोसेस आपको पता ही है बेटा। अब यूज़ ऑफ पोलन ग्रेन बताते हैं। बहुत सारे अलग अलग यूज़ है। रीच इन न्यूट्रिशन, अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो पोलन ग्रेन में बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट्स होता है। अगर मल्टीपल अलग अलग पाउडर बनते हैं पोलन ग्रेन के। कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, बहुत सारे लोगों को पोलन से भी इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, वो पर्टिकुलर फ्लावर के जो पोलन ग्रेन है वो हवा में घूम रहे हैं, तो लोगों को इसके टाइप के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। एलर्जी भी करते हैं पोलन ग्रेन। हेल्प इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, क्रॉप की ब्रीडिंग के लिए भी इसका काम किया जा सकता है। इनको यूज़ किया जा सकता है लंबे टाइम तक, इनके पोलन को स्टोर करके रखा जा सकता है। इनका पोलन का यूज़ कर सकते हैं हम नई नई चीज़ों को, नई नई
वैरायटी लाने में नए नए प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन करवा के नई नई हाइब्रिडाइजेशन अपन एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये अपन ने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पहला वीडियो ये बन चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अपन नया आगे का चैप्टर समझेंगे। ओके बेटा।